हेलो गाइस, कैसे हो आप और वेलकम टू माय चैनल। ओके सो आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, मतलब उसका है ना एक बिजनेस का वर्क कैसे शुरू होता है, कैसे हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है और किस हिसाब से उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ भूलिए मत, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो गाइज सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेस आइडिया की। एक बिजनेस आइडिया क्या होता है? एक बिजनेस आइडिया वो होता है कि जिसके ऊपर हमारा पूरा बिजनेस खड़ा होने वाला है। ठीक है, तो ये बिजनेस आइडिया हम कहाँ से जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का पॉइंट जो है, कोई भी बिजनेस आइडिया ओरिएंट कहाँ से होती है? एक आइडिया से। वो आइडिया जब हम ध्यान में लेते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए उस आइडिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है ऑडियंस। ठीक है, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, अगर ये प्रोडक्ट B2B है या B2C है। अब B2B और B2C क्या होता है? B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो बिजनेस के लिए वर्क होता है, अलग बिजनेस के लिए वर्क होता है, जिसके लिए हम B2B कहते हैं। और B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर, जो होता है कि कस्टमर्स के लिए ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। हमारे एंड यूजर जो होंगे, जो इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, वो रहेंगे कस्टमर। ठीक है, अब B2C में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी कस्टमर के लिए देख रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट तो पर्टिकुलर कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक है, कोई भी कस्टमर जो होता है, कस्टमर बोले तो उनका एज फैक्टर बेस पे उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एज फैक्टर में अगर वो हमारा प्रोडक्ट आता है तो उसकी टारगेट ऑडियंस कितनी बड़ी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप है ना एक बिजनेस की मार्केटिंग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये प्रोडक्ट 18 साल से 25 साल के बंदे के लिए है या बंदी के लिए है, या फिर दोनों के लिए है, या फिर 18 साल से लेकर 50-60 साल तक कौन से एज फैक्टर में ये जाता है। ठीक है, तो जितना एज फैक्टर ज़्यादा रहेगा उतने बिजनेस चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब हम बिजनेस पे आइडिया, हम स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करते हैं तो ये एक फैक्टर हम हमेशा याद रखते हैं कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी करके। ठीक है, अगर हम डिसाइड कर लेते हैं B2C में हमारी टारगेट ऑडियंस रहेंगी 18 साल से लेकर 50 साल तक, कोई भी ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो उस बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रहती है वो है फंडिंग। ये फंडिंग जो चीज़ है ना सर, ये बहुत दिमाग खाती है। ठीक है, तो फंडिंग के लिए इनिशियल से हमने प्लान करना चाहिए कि किस हिसाब से कैसे फंडिंग हमें करनी है, किस हिसाब से हमें फंडिंग लगने वाली है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि है ना 1 by 1 ये रॉ मटेरियल हमें लगने वाला है, ये वेबसाइट हमें लगने वाली है, इसके लिए होस्टिंग के लिए को चार्जेस लगने वाले हैं, ईमेल पैकेज के इसके लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए ये चार्जेस लगने वाले हैं, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल के लिए जो भी है उसके लिए हमें चार्जेस कितने लगने वाले हैं। ठीक है, अब ये चार्जेस हम महीने भर के हिसाब से नहीं निकाल सकते भाई। महीने भर के हिसाब से आप निकालोगे तो महीने भर में तो ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो ये 6 महीने आपको रिजर्व रखने पड़ेंगे अपनी फंडिंग कि हाँ ये 6 महीने तक मेरी फंडिंग सेविंग है। अगर ये सेविंग नहीं है तो क्या करें? ठीक है, सेविंग नहीं है तो हमारे पास सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हमारे दोस्तों को, हमारे घर वालों को, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी रिलेटिव्स को, इनको अप्रोच करें कि हाँ भाई ये बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करो, इनिशियल स्टेज में मुझे ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको इनिशियल में कोई भी सीड फंडिंग नहीं देने वाला, इनिशियली कोई भी है ना वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं आने वाला आपकी कंपनी में। ऑब्वियसली ये चीज़ है कि जब तक आप कोई रेवेन्यू जनरेट करके दिखाते नहीं हो कि हाँ भाई ये मेरा 6 महीने का रेवेन्यू है, ये मेरा ऐसी ग्रोथ हो रही है, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी कुछ भी बता दे कि भाई यानी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, बैंक भी आपको 1 रुपया फेंक के नहीं मारती है मेरे भाई। ओके, थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों थिंग है वो है लीगलाइजेशन। ठीक है, तो हम कोई भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसको लीगल कैसे बनाए, लीगल बनाने का एक तरीका होता है जिसके लिए कंपनी को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे इनिशियल स्टेज में डोंट गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड और एनीथिंग एल्स। ओके, प्रोप्राइटरशिप के लिए जाइए दोस्तों।
प्रोप्राइटरशिप में आपको लीगलाइजेशन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। आपके बिजनेस में लीगलाइजेशन में जो इन्वेस्ट होता है, जो पैसा हमारा जाता है, वो सबसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इनिशियल स्टेज में, ठीक है। आगे जाके जैसे है ना आपके 3-4 बंदे होते हैं, आपका रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी में से, उसके बाद फिर आप प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हैं कंपनी को, ठीक है, विद 2, 3, 4 डायरेक्टर्स, पर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं उसके लिए, ठीक है। और आज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन का कॉस्टिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, नियर बाय 21-24,000 वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा पैन कार्ड, उसके बाद GST एंड ऑल दैट थिंग, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनिशियल स्टेज में आप इसको प्रोप्राइटरशिप में रखेगा। अब सेकंड थिंग आता है कि छोटे छोटे फैक्टर आपको ध्यान में लेने पड़ते हैं, जैसे लोगो, कंपनी का लोगो क्या होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का लोगो वो होना चाहिए जो कंपनी का नाम है भाई, ठीक है, वो नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोडक्ट का कोई भी है ना, अगर आप प्रोडक्ट बेस पे जा रहे हो या फिर सर्विस बेस पे जा रहे हो, तो वो सर्विस बेस पे है या प्रोडक्ट बेस पे है, जो भी है, आपका नाम और आपका लोगो, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको मैचिंग रखनी है, ठीक है, जिसके वजह से वो लोगो देखते ही सामने वाला समझ जाए कि यार ये कंपनी है। बहुत से लोग होते हैं कि जो अपने नाम को ही लोगो बना लेते हैं, तो दैट इज़ द गुड थिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई मैं लोगो कैसे डिज़ाइन करूँ, लोगो डिज़ाइन करने के लिए 2000, 3000, 5000 डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स या फिर कोरल ड्रॉ डेवलपर्स ये ले लेते हैं वर्क करने के लिए। तो भाइयों, इनिशियल स्टेज में हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ वेरी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आपका बिजनेस कैसे शुरू हो सके, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको शुरू करने के लिए आपका है ना क्या करना है, आपको जाना है गूगल के ऊपर, गूगल पे सर्च करना है कैनवास, ठीक है, CANVAS। कैनवास के ऊपर जाके अपना लोगो बना लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है कि आपका कॉम्पिटिटर उस चीज़ के ऊपर कैसे वर्क कर रहा है, वो चीज़ कितनी चल रही है। अगर आपका कॉम्पिटिटर है बिजनेस में तो वो कितना वर्क कर रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर नहीं है तो इसके चलने के चांसेस ऑब्वियसली बहुत इनिशियल में कम हो जाते हैं, क्योंकि कैसा होता है कि है ना आप नई चीज़ को निकालते हो और वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। उस चीज़ में क्या होता है, हमारे पास एनालिसिस कुछ भी नहीं होता है। ये लाइक है ना हम तुक्के में अंधेरे में, समझ रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा होता है कि हम कोई भी है ना, आप अगर अच्छे से सर्च करोगे कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसकी वेबसाइट ऑब्जर्व करो, उसका SEO चेक करो, उसने क्या वर्क कर रहा है, कितना सेल हो रहा है, उसकी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेक करो। तो ये चेक कैसे करना है, कोई भी वेबसाइट के सबसे नीचे साइड में आपको इन्वेस्टर्स करके एक टैब मिलेगा, ठीक है। वो इन्वेस्टर्स टैब के ऊपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के बारे में मिल जाएंगी, अगर वो कंपनी अच्छी और बड़ी स्केल पे वर्क कर रही है तो, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, वो है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। यार ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एनालाइज करने का है कि अगर मैं ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस पे या सर्विस बेस पे ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और ये ऑनलाइन बेस पे है सपोज, तो ऑनलाइन बेस पे मुझे है ना कितना ड्यूरेशन डेवलपर लेने वाला है, कब वो हैंड ओवर करने वाला है, और सेकंड थिंग डेवलपर जो करने वाला है वो उतना अच्छा है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। क्योंकि कैसे होता है ना, आपको फ्रीलांसर पे या वहाँ डेवलपर मिल जाते हैं पर वो बराबर काम नहीं करके देते, तो फिर आपके पैसे कहाँ चले जाएंगे यार, पैसे चले जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इनिशियल स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि भाई मेरा डेवलपर सच में ये अच्छा काम करने वाला है कि नहीं, ये इशू तो नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। बाद में इसका अब ये कैसे पता चलना है, ये पता करने के लिए हमें डेवलपर का प्रीवियस वर्क देखना है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इसने अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, कितना अच्छे से काम किया है। अगर हो सकता है तो उसके जो क्लाइंट है उससे बात करें 2-3 बार कि है ना भाई इससे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मुझे बनाने का है मेरे कंपनी के लिए, तो आपके साथ इसने जो काम किया था इसने अच्छा किया कि नहीं। रिव्यूज़ चेक करें भाई, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अब ये सब सारी चीज़ें होने के बाद एक चीज़ आती है कि भाई इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो मैं कहाँ से लाऊं। अगर प्रोडक्ट बेस है तो ठीक है, और सर्विस बेस है तो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी उसके कॉन्टैक्ट्स होनी चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर प्रोडक्ट बेस है तो आपको पहले रॉ मटेरियल लेके रखना पड़ेगा मिनिमम क्वांटिटी में। ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं अभी 6 महीने का लेके अभी रख लेता हूँ क्योंकि 6 महीने बाद तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे या फिर 6 महीने तक तो मैं स्टक हो जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। इनिशियल में 2 महीने तक का ही लेके रखिए। अगर वो महंगा गिर रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो है ना बल्क में ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादा सस्ती गिरती है। आपको इनिशियल में सिर्फ ट्रायल खेलना है, ठीक है। जब तक आपको पता नहीं चलता आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए भाई, ठीक है। तो इनिशियल में क्या करना है, हमको मिनिमम कॉस्टिंग इन्वेस्ट करके उसमें डाल देनी है, रॉ मटेरियल मंगा लेना है और उसके बाद फिर है ना डेवलपमेंट के लिए कुछ कॉस्ट लगती है। अब आई डेवलपमेंट के लिए हम जो कॉस्ट लगने वाली है वो कैसे डिफाइन करें करके। फर्स्ट थिंग है कि डोमेन, वो तो सस्ता है, 600 700 800 रुपये में मिल जाएगा GoDaddy से या फिर होस्टिंगर से, ठीक है। तो ये GoDaddy और होस्टिंगर ये वेबसाइट्स है, गूगल पे आप GoDaddy या फिर होस्टिंगर ये करके डालेंगे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डोमेन देख सकते हैं। होस्टिंग जो है इनिशियल में आपको होस्टिंग पड़ेगा 300 रुपये तक का मिनिमम वाला, ठीक है, जो आपको होस्टिंग वर्बे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है सिनेरियो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है दोस्तों वो है रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट कौन कौन से फील्ड के रिलेटेड है उन बंदों से जाकर मिलो जो फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, कोई कंपनी में या फिर कोई फील्ड से रिलेटेड कोई फ्रीलांसर कर रहा है, कोई जो भी कर रहा है, तो उनसे जाके मिलो, उनको पूछो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई है ना मैं ये लोगों को अपनी आइडिया कैसे बता दूँ, मेरी आइडिया है, मेरी आइडिया तो मेरे पास ही होनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पर दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी आइडिया किसी और ने चुरा ली। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके आइडिया में जो भी लूप होल्स है, जो भी इश्यूज है, आपने जो उसके ऊपर रिसर्च करने के ऊपर टाइम निकाला हुआ है, देखा हुआ है, वो उस बंदे ने नहीं निकाला हुआ है। आप जो बता देते हो, आप एक बार मुंह से बता देते हो, उतना ध्यान में नहीं आता सामने वाले को कि भाई प्रोजेक्ट ठीक है कैसा है ये समझ जाता है, तो उसके ऊपर वर्क कैसे करना है ये नहीं समझ में आता। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि भाई मैं अपनी आइडिया किसी और को कैसे क्या बताऊँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीज़ों को आइडिया के ऊपर आपका बिजनेस चलने से ज़्यादा आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ये बिजनेस चलेगा, ठीक है। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ें पे बहुत इम्पैक्ट गिरता है भाई, ठीक है। अभी है ना आप देखा होगा लोगों ने है ना भाई पानी बेचते हैं, मट्टी बेचते हैं यार, और आज तो हम बिस्लरी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने मार्केटिंग उस हिसाब से की हुई है, ज़रूरत पैदा की है उन्होंने लोगों में, ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी है। तो ये चीज़ें हैं, ये ओवरऑल सिनेरियो है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी इशू हो बिजनेस में या फिर आपको स्टार्ट करने में, कोई स्टार्टअप में आपको इशू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा, आपको कांटेक्ट करूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ बताऊंगा। आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो आप में सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्यों आप वेट कर रहे हो, ठीक है। चलो बाय बाय, शबा खैर।